जून 1975 का ये किस्सा है जब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हुई। उन दिनों में कार्टून बहुत मशहूर हुआ जिसमें दिखाया जाता है कि जब इमरजेंसी नाफिज करने वाले कवानीन पर दस्तखत करने के लिए कागजात प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के पास भेजे गए तो पाया गया कि वो उस वक्त राष्ट्रपति भवन के एक वसी बाथरूम में एक बड़े हसीन बाथ टब में वो नहाने का, उस पानी के जो वो बुलबुले थे उनका वो लुत्फ उठा रहे थे। अब या तो पीछे से अहकामात इतनी इमरजेंसी के साथ आए थे कि प्रेसिडेंट साहब को फुर्सत ही मत दीजिए, या प्रेसिडेंट साहब ने इस बात की परवाह ही नहीं की कि वो तौलिया इस्तेमाल करें, कपड़े पहने बाहर आएं और कागजात का आराम से मुतालिया करें और ये देखें कि जो आइन का हल्फ उन्होंने उठा रखा है वो ऐसे मौक़ों के ऊपर क्या करने के लिए हिदायत उनको देता है। या अपने ज़मीर से पूछें कि जिस कानून के ऊपर वो दस्तखत करने के लिए जा रहे हैं, क्या वो कानून मुल्क के मफाद में है, मुल्क के अवाम के मफाद में है, या सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी और उस पॉलिटिकल लीडर के ही मफाद में है जिसने ये मुमकिन बनाया कि आप राष्ट्रपति भवन में आ सकें और बाथ टब का आप नज़ारा ले सकें। तो लिहाजा उन्होंने बाथ टब में बैठे बैठे ही कवानीन के ऊपर दस्तखत करके कागज़ वापस भेज दिए। अब इस वाक़े में कितनी सदाकत है इसकी हमारे पास कोई बहुत पुख्ता तस्दीक नहीं है, लेकिन दो बातें जो हैं वो बड़ी पक्की हैं, सच्ची हैं और वो अटल हैं। पहली बात ये है कि जब वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी ख़तरे में नज़र आई, तब उन्होंने आइन-ए-हिंद को, आइन का जो वादा लोगों के साथ है, जमहूरियत के साथ है, सारे जमहूरी इदारे, सारे इंस्टीट्यूशंस, सारे निज़ाम, सारे कवानीन और बेशुमार लोगों को उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया और अगले 2 साल तक जो है वो हर किस्म से, हर तरह से, हर मुख्तलिफ तरीके के साथ कहर बरपा और इस तरह से ये बाब दर्ज हो गया आज़ाद हिंदुस्तान के जमहूरियत के सफ़र में। एक काला बाब पहली बार दर्ज हो गया जिसका ज़िक्र आज तक जो है वो लगातार किया जा रहा है। दूसरी हकीकत ये है कि ये कार्टून अबू अब्राहम नाम के एक बहुत ही मशहूर कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने खींचा था और इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ये शाया हुआ था। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो दफ्तर होता है वो मुल्क में सबसे बड़ा जो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वो होता है, और जो प्रेसिडेंट खुद होते हैं या प्रेसिडेंट खुद होती हैं उनका जो स्टेचर होता है, वो सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरी होते हैं, उनका स्टेचर प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर दो शख्सों के बीच में मुलाकात होनी हो, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच, तो ये प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं जो चलकर प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, ना कि प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान का जो सिटीजन नंबर 1 है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या क्या काम सर अंजाम दे जाते हैं, एक मिसाल तो आपके सामने आ ही गई। रियासती, ये तो कौमी सतह की बात होगी। रियासती सतह के ऊपर इसी तरह से जो इदारे होते हैं वो होते हैं राजभवन, और राजभवन में जो है वो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, और जो गवर्नर होते हैं वो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरी होते हैं जिनका स्टेचर चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर होता है। आइन के वो मुहाफिज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के वो कस्टोडियन होते हैं, क्योंकि जो सियासतदान लोग होते हैं, वोट लेकर आते हैं, सियासत करते हैं, सरकार चलाते हैं, इनसे कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। उन गलतियों के ऊपर नज़र रखने के लिए जो एक निज़ाम है आइन ने दिया हुआ है कि राजभवन होगा और गवर्नर हो गया, वो सबके ऊपर नज़र बनाकर रखेगा ताकि कुछ गलत ना हो, कोई बेइंसाफ़ी ना हो, कोई नाइंसाफ़ी ना हो, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो हो पूरी तरह से पालन किया जाए। लेकिन क्या फिल वाक़या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं कि ये महज हिट जॉब करते हैं उस रूलिंग पार्टी के लिए जिस रूलिंग पार्टी ने इनको तैनात किया होता, अपॉइंट किया होता है बतौर गवर्नर। मेरे ख्याल से मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क भर से दहाइयों दर दहाइयों आपके पास बहुत सारी मिसालें हैं। अगर पूरे मुल्क से आपके पास मिसालें हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जम्मू कश्मीर के जो राजभवन है उससे तो क्या क्या ही हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ का जो खसूसी आइनी हैसियत जो रही है जम्मू कश्मीर की, और फिर कन्फ्रंटेशन जाहिर सी बात है मरकज़ के साथ रही होगी, तो यहाँ से तो क्या क्या ही हो चुका हुआ होगा। अब ये जो प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब की जो बाथ टब वाली स्टोरी है, अगर इसी मयार की कुछ कहानियाँ जो बिल्कुल सच्चाई और हकीकत के ऊपर मुबनी है और जम्मू से और श्रीनगर से वो निकलती हों राजभवन से, अगर ऐसी कहानियों में आपकी दिलचस्पी है तो आप आज से ही पक्की तरह से जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। हम कई हाल में, कई सूरतों में पहले भी बात कर चुके हुए हैं, मिल चुके हुए हैं, लेकिन इस बार मैं आपके सामने एक बड़ी ख़ास और बहुत दिलचस्प सीरीज़ लेकर आ रहा हूं मैं। आपने कई बार अंदाज़ा लगाया होगा कि जो चीफ मिनिस्टर हजरात होते हैं या कोई भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनकी तारीफ़ हो या तनकीद हो, टेलीविज़न के ऊपर, अखबारात, रेडियो, अवामी जलसों में, गलियों में, मोहल्लों में, गाँव में, शहरों में,
कहीं पे भी बेतकल्लुफ़ तरीके के साथ होती रहती है, किसी को कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत में सब लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जो राजभवन में लोग होते हैं वो कई बार चीफ मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और जो जैसे हमारे जम्मू कश्मीर जैसी रियासत है, यहाँ पे ज़्यादातर तो इक़्तिदार जो है वो रहा ही राजभवन के पास है। ये आने वाले दिनों में मैं आपके पास को बताऊंगा मैं। तो क्या राजभवन की कोई तनकीद, कोई तारीफ, कोई किस्सा, कोई कहानी, क्या हुआ अंदर, किस तरह से बात हुई, क्या बात हो रही थी, वो कैसे पलट गई, ये आवाम के बीच कभी नहीं होती। आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मेरे ख्याल से कोई भी जो ऑफिस है उसका एक ऑडिट तो ज़रूर होना चाहिए, उसके बारे में बातचीत तो ज़रूर होनी चाहिए। तो मैंने कुछ मेहनत की है, मैंने मेहनत करके कुछ कहानियाँ लाई हैं। मेरे नज़रिए से राजभवन तभी तश्कील कर जाता है, तभी शेप अप कर जाता है 1947 में, जब जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ होता है, तभी राजभवन बन जाता है। और जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यानी फिर बाद में वो पोजीशन, वो ओहदे तब्दील होते रहे, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वो रहे महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह से लेकर सतपाल मलिक तक की जो कंप्लीट एक मुकम्मल तफसील की जो कहानी है, वो अगर आपकी सुनने की दिलचस्पी है तो आप मेरे साथ बने रहिए।